Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss the unit number 3 of first year KPK board. Good temper. Good temper is an extended metaphor. Extended metaphor is a comparison that is made in more than one line of a poem, usually throughout the poem. जब एक से ज़्यादा लाइन में दो एंटिटीज़ की कंपैरिजन हो, ख़ासकर थ्रू आउट द पोएम यूजुअली ये कंपैरिजन होती है, ऐसी कंपैरिजन को हम कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। इस पोएम में ट्रीज़ और मैन, गुड ट्रीज़ और गुड मैन की कंपैरिजन की गई है और ये कंपैरिजन एक सिंगल लाइन में नहीं है बल्कि थ्रू आउट द पोएम है, तो इसलिए इस पोएम को हम कहेंगे एक्सटेंडेड मेटाफर। रीड करते हैं पोएम। द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट, फाइट मीन्स स्ट्रगल, फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट, but stood out in the open plain. Open plain means open place, and always got its share of rain, never became a forest king. Forest king means a dominant tree, but lived and died a scrubby thing. Scrubby means inferior, having no worth, valueless. पहले स्टेंजा में राइटर ट्री की बात कर रहा है, वो ट्री जिसने कभी स्ट्रगल नहीं की, जिसने कभी फाइट नहीं की, जिसने कभी स्ट्राइव नहीं किया ताकि अपनी जो उसकी ज़रूरियात है, सन, स्काई, एयर और लाइट, जो उसकी नीड्स है, ये उसको मिल सके, बल्कि ये सारी चीज़ें उसको बग़ैर किसी स्ट्रगल के, बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी फाइट के मिले हैं। तो ऐसी ट्री कभी भी एक डोमिनेंट पोजीशन पे एक डोमिनेंट स्टेटस अचीव नहीं कर सकती, बल्कि एक वर्थलेस चीज़ की तरह उसकी लाइफ स्पैन, उसकी लाइफ की ड्यूरेशन ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर अब राइटर ने एक किस्म की पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है, ट्री को ह्यूमन बीइंग्स वाली क्वालिटी दी है कि ट्री अगर ऐसी हो कि वो अपनी ज़रूरियात, अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए स्ट्रगल ना करे, स्ट्राइव ना करे, हार्ड सर्कमस्टांसेस, टफ सिचुएशन से ना गुज़रे, बल्कि ये सब कुछ उसको बग़ैर किसी एफर्ट के मिले, तो ऐसी ट्री कभी भी एक डोमिनेंट, एक सुपीरियर, एक हाई पोजीशन पे नहीं जा सकती, बल्कि एक वर्थलेस चीज़ की तरह इसकी ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर राइटर ने बाकी जो फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन के अलावा फर्स्ट स्टेंजा में, वो आप कह सकते हैं कि इसने एंजेममेंट भी यूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो फर्स्ट लाइन है फाइट, तो इसकी एंड पे आइडिया कंप्लीट नहीं है बल्कि नेक्स्ट लाइन तक एक्सटेंडेड है। तो जब किसी लाइन के एंड पे आइडिया कंप्लीट ना हो बल्कि अगली लाइन तक एक्सटेंड हो जाए, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं एंजेममेंट। इसी तरह ये जो एस साउंड है सन और स्काई की स्टार्ट में, ये इलिट्रेशन की एग्जांपल है। इलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड्स एट द स्टार्ट ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स इन अ लाइन ऑफ अ पोएम। किसी पोएम की लाइन की इनसाइड दो वर्ड्स की स्टार्ट में जब सेम साउंड आ जाए, जिस तरह यहाँ पर है, इसको हम कहते हैं इलिटरेशन। तो सन और स्काई ये इलिटरेशन की एग्जांपल है। स्टेंजा नंबर 2। द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल, टॉयल मीन्स स्ट्रगल, हार्ड वर्क, to gain mean achieve, and form means cultivate. His page mean piece of land. Soil, who never had to win his share of sun and sky, again वही लिटरेशन की एग्जाम्पल आ गई। and
लाइट एंड एयर, ये एंड की जो है ये भी इलिट्रेशन की आप एग्जांपल ले सकते हैं। ये आ साउंड इन तीनों वर्ड्स के स्टार्ट में रिपीट हुआ है। इसी तरह फर्स्ट स्टैंजा में भी ये इलिट्रेशन ही था। हाँ, ये वाला एंड और एयर और एंड वर्ड्स के स्टार्ट में साउंड रिपीटेड हो, इसको हम कहेंगे इलिट्रेशन। नेवर बिकेम अ मैनली मैन, मैनली मीन स्ट्रॉन्ग, ट्रू जेंटलमैन, अगेन इलिट्रेशन है। ये एम साउंड जो है स्टार्ट में रिपीट हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट भी याद रखिए, ये जो मेनली मैन है ये इलिट्रेशन की भी एग्जांपल है, ये एजोनेंस की भी एग्जांपल है और ये कॉन्सोनेंस की भी एग्जांपल है। अगर किसी लाइन के एंड साइड दो वर्ड्स के स्टार्ट में या दो से ज़्यादा वर्ड्स के स्टार्ट में कोई साउंड रिपीट हो जाए तो उसको हम कहेंगे इलिट्रेशन। तो ये एम साउंड रिपीट हुआ है, ये इलिट्रेशन हो गया, जिस तरह ऊपर भी मैंने एक दो एग्जांपल्स दी। अब अगर कोई वावेल साउंड रिपीट हुआ हो और वो वर्ड्स के स्टार्ट में ना हो बल्कि वर्ड्स के एंड में हो, मिड में हो या एंड में हो बेसिक, लेकिन स्टार्ट में ना हो, इस तरह ये आ साउंड है तो ये होगा एजोनेंस। और अगर वावेल साउंड ना हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो और वो वर्ड्स के दरमियान हो या एंड पे हो, स्टार्ट पे ना हो, तो वो होगा कॉन्सोनेंट्स। तो इस लाइन में इन दो वर्ड्स में मेनली मेन में इलिट्रेशन भी है क्योंकि एम साउंड वर्ड्स के स्टार्ट में रिपीटेड है। आ साउंड वर्ड्स की मिड में रिपीटेड है जो कि एक वावेल साउंड है तो ये एजोनेंस हुआ। और फिर एन साउंड रिपीटेड है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो वो हो गए कॉन्सोनेंट। में ये रिपीट करता हूँ, अगर किसी लाइन के एंड साइड दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के स्टार्ट में कोई वर्ड रिपीट हुआ हो तो वो कोई साउंड रिपीट हुआ हो तो इलिट्रेशन होगा, चाहे वो कोई भी साउंड हो, वावेल हो या कॉन्सोनेंट हो। इस तरह ये एम साउंड रिपीट हुआ है, ऊपर एस साउंड रिपीट हुआ था, आ साउंड रिपीट हुआ था। अब अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड हो वर्ड के स्टार्ट में ना हो, स्टार्ट में ना हो मतलब किसी भी और पोजीशन पे हो, मिड में हो या एंड पे हो, तो वो होगा कॉन्सोनेंट्स। तो ये एन साउंड जो है एन मेनली मेन में ये कॉन्सोनेंट्स हुआ। वावेल साउंड वर्ड्स के दरमियान या वर्ड्स के एंड में रिपीटेड हो तो वो होगा एजोनेंस। तो ये मेनली मेन में जो आ साउंड है ये एजोनेंस हुआ। बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन। अब सेकंड स्टेंजा में राइटर उस इंसान की, उस मैन की बात कर रहा है जिसने कभी मेहनत स्ट्रगल नहीं की कि अपनी ज़रूरत के लिए वो अपनी पीस ऑफ लैंड को अचीव करे और फिर उसको कल्टीवेट करे, उसमें वेजिटेशन प्रोड्यूस करे। और इसी तरह उसने अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए कभी मेहनत नहीं की, कभी स्ट्रगल नहीं की, कभी फाइट नहीं की ताकि वो इसको अचीव करे। इसी तरह यहाँ पर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट का मतलब है उसकी नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़, इसके लिए उसने मेहनत नहीं की। तो ऐसा मैन कभी एक ट्रू जेंटलमैन नहीं बना, बल्कि जैसी ही था वैसी उसकी लाइफ स्वयं ख़त्म हो गई। पहले स्टेंजा में राइटर ने ट्री की बात की, ऐसी ट्री जिसने कोई फाइट स्ट्रगल नहीं की अपनी नेसेसिटीज़, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, बल्कि सब कुछ उसको वैसे ही मिला, तो वो एक इन्फीरियर थिंग की तरह उसकी लाइफ ख़त्म हो गई। सेकंड स्टेंजा में फिर राइटर बता रहा है कि जिस मैन ने स्ट्रगल नहीं की ताकि वो अचीव करे अपने लिए पीस ऑफ लैंड और फिर उसको कल्टीवेट करे ताकि अपने लिए प्रोड्यूस करे अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नेसेसिटीज़, अपनी नीड्स, तो ऐसा बंदा कभी ट्रू जेंटलमैन नहीं, बल्कि जैसे स्टार्ट किया था वैसे उसकी लाइफ ख़त्म हो गई। तो ये दोनों स्टेंजाज में मैन और ट्रीज़ की कंपैरिजन हो गई। अब हम आगे थर्ड स्टेंजा। गुड टेम्पर डज नॉट ग्रो विथ ईज। वैसे टेम्पर इज़ अ काइंड ऑफ ट्री, ईज मीन कम्फर्ट, कंफर्टेबल जोन। द स्ट्रॉन्गर द विंड द स्ट्रॉन्गर ट्रीज़। स्ट्रॉन्गर विंड मीन्स जितने मुश्किलात होंगे, द टफ द सर्कमस्टांसेस, द हायर
द अचीवमेंट्स। जितने आपकी सरकमस्टांसेस हालात मुश्किल होंगे उतनी आप ज़्यादा अचीवमेंट्स करेंगे। द फर्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ। इसी तरह जब आपकी टारगेट आपसे जितनी ज़्यादा दूर हो उतनी ज़्यादा आप अचीवमेंट्स ज़्यादा कवर करेंगे। द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ। सिमिलरली हालात मुश्किलात सरकमस्टांसेस जितनी सख्त होंगी उतनी ही आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। बाय सन एंड कोल्ड बाय रेन एंड स्नो, ये सारे जो है ये टफ सरकमस्टांसेस को रेफ़र कर रहे हैं। एंड ट्रीज एंड मेन गुड टेम्पर्स ग्रो। अच्छे ट्रीज़ और अच्छे इंसानों की नरिशमेंट ग्रोथ तब होती है जब वो मुश्किलात में से गुज़र के कुछ बनते हैं, टफ सरकमस्टांसेस से गुज़र के कुछ बनते हैं। ऐसे लोगों की, ऐसे ट्रीज़ की असल ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि जो गुड ट्रीज़ है वो कंफर्टेबल जोन में उनकी ग्रोथ नहीं होती, बल्कि जितनी ज़्यादा विंड होती है और मतलब मुश्किलात और उतनी ही वो ट्री स्ट्रॉन्ग होती है। फिर जितनी ज़्यादा एक बंदे से उसकी टारगेट दूर हो उतनी ज़्यादा वो अचीवमेंट स्कोर करेगा। इसी तरह जितनी ज़्यादा हालात मुश्किल होंगी उतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगा। सन कोल्ड एंड रेन ये रेफ़र कर रहा है मुश्किल हालात को। मुश्किल हालात में से गुजरेंगे तो गुड ट्रीज़ और गुड मैन की प्रोडक्शन होगी। अच्छा, यहाँ पर ये एक फिगर ऑफ स्पीच और भी आप नोट कर सकते हैं। जो सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्नो है, रेन है, कोल्ड है, ये यहाँ पर सिम्बॉलिकली यूज्ड है। सिम्बॉलिज्म इज़ व्हेन अ कंक्रीट एंटिटी रिप्रेजेंट्स इन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। जब कोई कंक्रीट चीज़ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को, इसको हम कहते हैं सिम्बॉलिज्म। तो यहाँ पर स्नो, रेन, सन और कोल्ड ये कंक्रीट चीज़ें हैं और ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, जिस तरह हार्डशिप, डिफ़िकल्टीज़, कंसर्न्स, वरीज, हर्डल्स, बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस। तो ये जो कंक्रीट चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं सिम्बॉलिज्म। तो ये आप एक सिम्बॉलिक पोएम भी ले सकते हैं, सिम्बॉलिक पोएम। इसी तरह एलेगोरिकल पोएम भी इसको कह सकते हैं। एलेगोरिकल पोएम इज़ अ पोएम विच हैज़ 2 लेवल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसकी 2 लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन होती है, एक सरफेस लेवल और एक डीप लेवल। सरफेस लेवल पे तो ये वैसे ट्री की कहानी है, ट्री की बारे में है, लेकिन डीप लेवल पे ये एक ऐसे बंदे, एक ऐसे इंसान, ह्यूमन की स्टोरी आप कह सकते हैं या डिस्कशन आप कह सकते हैं, जो ये मुश्किलात में से, टफ सरकमस्टांसेस में से हार्डशिप, हर्डल स्कोर करके अपनी हाई पोजीशन अचीव करता है। एलेगोरिकल स्टोरी या एलेगोरिकल पोएम की मैं और एग्जांपल दूँ तो इससे पहले यूनिट नंबर 2 में हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो भी एक एलेगोरिकल पोएम था, क्योंकि उसमें सरफेस लेवल पे तो एक बर्ड की स्टोरी थी, लेकिन डीप लेवल पे वो एक ऐसे बंदी की स्टोरी थी जो अपना फर्स्ट स्टेप इनिशिएट करने में करेज नहीं कर सकता। लास्ट टेंसा देखते हैं। Where thickest mean dense, the most dense lies. Thickest means dense, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो। Lies the forest growth we find. Patriarchs mean leaders, both mean trees and men, and they hold council mean discussion with stars. Stars mean high achievers. Whose broken branches again ये साउंड रिपीट हुआ स्टार्ट में तो इलिट्रेशन है। Show the scars of many winds and much of strife means struggle. This is the common law of life. अब लास्ट स्टेंजा में राइटर बता रहा है कि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होती है, वहाँ पर अच्छे ट्रीज़ और अच्छी मैन दोनों की ग्रोथ, दोनों की मतलब अच्छी प्रोडक्शन तब होती है जब मुश्किल सरकमस्टांसेस, टफ कंपटीशन में से जीत के वो आगे निकल आते हैं।
और वो बंदे फिर स्टार्स के साथ मतलब हाई अचीवर्स के साथ उनकी डिस्कशन होती है, उनकी काउंसलिंग होती है, उनकी कन्वर्सेशन होती है। और उनकी ब्रोकन ब्रांचेस का यहाँ पर मतलब है उनकी डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उनकी जिस्म के ऊपर जो ज़ख़म होते हैं, वाउंड्स होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि वो किस किस्म की स्ट्रगल से गुज़र कर इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। और ये कॉमन लॉ ऑफ लाइफ है, ये तरीके से ही ग्रोथ होती है गुड मैन गुड ट्रीज़ की। तो ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है जहाँ पर राइटर ने गुड ट्रीज़ गुड मैन को कंपेयर किया हुआ है। गुड ट्रीज़ वो बताता है और गुड मैन जो अपनी नीड्स के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए, नेसेसिटीज़ के लिए स्ट्रगल करे। और इसी तरह गुड मैन और गुड टेम्पर वो होते हैं जो सब कुछ उनकी जो ज़रूरियात होते हैं वो उनको बग़ैर मेहनत की नहीं बल्कि आफ्टर फेसिंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड हार्डल्स, तो वो गुड ट्रीज़ और गुड मैन काउंट होते हैं। फिर जो गुड ट्रीज़ और गुड मैन के अगेंस्ट वो वाले जो स्ट्रगल ना करे बल्कि वैसे उनको चीज़ें, उनकी रिक्वायरमेंट्स मिले। तो राइटर कहते हैं कि वो जैसे ही स्टार्ट करते हैं वैसे ही उनकी कंक्लूजन होती है, एंड होती है बग़ैर किसी हाई अचीवमेंट के। इसमें इमेजरी एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, इनके अलावा जो ऑलरेडी डिस्कस हुए उसके अलावा एक इमेजरी इज़ व्हेन द वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट इट अपील्स टू वन ऑफ और 5 सेंसेस। 5 सेंसेस में से एक सेंस को जब लैंग्वेज अपील करे उसको हम कहते हैं इमेजरी। यहाँ पर हमारे जहन में एक स्केच बनता है, इस तरह ट्रीज़ है और डेंसिटी, डेंस ग्रोथ के साथ वो है। फिर रेन और स्टॉर्म जो है वो हमारी हियरिंग को अपील करते हैं। इस तरह से पहले वाली यूनिट में फर्स्ट स्लाइड में भी हमारे जहन में एक स्केच बनता है कि इस तरह सी है, लेज है, बर्ड है। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं इमेजरी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस यूनिट के ग्रामर और वोकैबुलरी पोर्शन डिस्कस करूँगा।